महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में राय बहादुर बृजराज प्रताप सिंह बहुत बड़े शिकारी थे। उनके महल में हर तरफ शेर, भालू, चीते के खाल पड़े रहते थे। न जाने कितने ही जानवरों का उन्होंने शिकार किया हुआ था, मगर उस दिन उनकी महफिल में मैं चौंक ही पड़ा था। मैंने देखा उस दिन महफिल में उनके बिल्कुल पास एक प्रौढ़ सा व्यक्ति बैठा हुआ था, जो राय बहादुर के साथ साथ ही शिकार की कुछ कुछ बातें कह रहा था। मैं आश्चर्य में पड़ गया। राय बहादुर के सामने शिकार के बारे में बातें कर सके ऐसा कौन हो सकता है? वो राय बहादुर जिसने शायद 30 रॉयल बंगाल टाइगर, 50 लेपर्ड और भालू, चीते और उसके अलावा दूसरे जानवर तो कितने की ही संख्या में मारे, साथ ही बड़े बड़े अजगर, गेंडे और न जाने कितने जानवरों का शिकार किया हुआ था। उनके सामने शिकार के बारे में कुछ कहना अपनी बेवकूफी को प्रकट करना था, और ऐसे में कोई व्यक्ति उनके साथ बैठकर शिकार के विषय में बात कर रहा है और राय बहादुर उसका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, ये देखकर मैं आश्चर्यचकित था। उपेंद्र बाबू को देखा तो अपने मन में चाय पिए चले जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, उपेंद्र बाबू, वो आदमी कौन है? मेरी बात सुनकर जैसे वो बहुत डर गए। कौन कौन? अरे वो जो राय बहादुर साहब के पास बैठे हुए हैं, धोती पंजाबी में पहने हुए लंबे से व्यक्ति। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे ही देखा जैसे मैं अरबी या चीनी भाषा में बात कर रहा हूं। फिर जब दोबारा राय बहादुर साहब की तरफ देखा तो वो व्यक्ति वहां पे नहीं था। राय बहादुर असम के जंगलों में एक बहुत बड़े आकार के घड़ियाल को मारने की कहानी सुना रहे थे। आज बहुत दिनों बाद मैं और किशोरी तारानाथ से मिलने गए थे। पिछले लंबे समय से वो मलेरिया से ग्रसित हो गए थे और बहुत कमजोर भी हो गए थे। डॉक्टर ने पूरी तरह से बेड रेस्ट करने और बहुत कम बात करने के लिए कहा था, इसलिए हम लोग बस उनसे मिलकर उनका हालचाल पूछकर चले जाते थे। कहानी की महफिल उस तरह से नहीं जम पा रही थी। आज पूरे 2 महीने बाद उनके साथ बैठकर बहुत ही आनंद आ रहा था। तारानाथ बोल पड़े, अरे क्या बताऊं, आजकल के डॉक्टर तो आदमी की जान ऐसे ही ले लें। अब बताओ, 2 महीने से तुम लोग के साथ इस तरह से बैठ नहीं पाया था। ओफ ओ। तभी अचानक चारी आ गई। हमारे लिए चाय और तारानाथ के लिए दवाइयां। और फिर दवाई, अभी तो कुछ देर पहले दवाई खाई। काका बाबू, इनसे कह दीजिए चुपचाप दवाई खा ले। मुझे बार बार इस तरह से बातें करना अच्छा नहीं लगता है। समझ में आ गया था कि बाप बेटी में किसी बात को लेकर खटपट हुई है। हमें आश्चर्य लग रहा था, भाई हमारी अनुपस्थिति में ये लोग कम्युनिकेट कैसे करते होंगे। चारी के गुस्से को देखकर तारानाथ ने चुपचाप दवाई खा ली और मुंह बनाते हुए पानी पीने लगे। हम भी चाय की चुस्कियां लेकर बोले, अच्छा आप कह रहे थे राय बहादुर के वहां वो आदमी दिखा। तारानाथ ने कहा, हा, तो ऐसा है। आजकल तारानाथ की कहानी सुनाने की प्रक्रिया में वो उद्विग्नता नहीं दिखाई देती है। पहले जैसे एक स्वर में कहानी सुनाते थे और उनकी आंखों में जो एक
चमक आ जाती थी। आजकल सुनाते सुनाते अचानक कहाँ खो जाते हैं। शायद इसी को बुढ़ापे की निशानी कहते हैं। तो ये घटना है जब मधुर सुंदरी देवी का दर्शन नहीं हुआ था। हाँ, दीक्षा हो गई थी। काल भैरव और मातू पगली से थोड़ी बहुत शक्तियां प्राप्त कर ली थी मैंने। बंजारे की तरह इधर उधर घूमता रहता था। घूमते घूमते सुंदरवन क्षेत्र में पहुंच गया। सुंदरवन क्षेत्र भारत के बाघों का क्षेत्र है। भाई, दूसरे जानवर इंसानों से सामान्यतः संपर्क में नहीं आते जब तक उनके खाने की बहुत ज्यादा कमी ना हो या किसी दूसरी दुर्घटना के तहत कुछ हो ना जाए। वो इंसानों पर आक्रमण नहीं करते। मगर सुंदरवन क्षेत्र के शेरों की शान ही अलग है। वो इंसानों से डरते नहीं, अपितु उन्हें डरा कर रखते हैं। और अगर नरभक्षी शेर हो जाए तो फिर कहना ही क्या। वो तो भीड़ के बीच से भी अपना शिकार उठाकर ले जाता है। तो ऐसे ही एक समय घूमते घूमते मैं सुंदरवन क्षेत्र के एक जमींदार साहब के पास पहुंचा। ब्राह्मण होने के नाते मेरी वहां बहुत खातिरदारी हुई। जमींदार साहब के कुछ चाहने वाले भी थे जिन्हें उन्होंने अपने ही महल के पास ही कुछ कमरे बनवा कर रखा हुआ था। ये सब खास कर थे उनकी महफिल में जुड़ने के लिए। शाम के वक्त महल में महफिल लगती जहां पर जमींदार साहब अपने शिकार की कहानियां सुनाते और ये लोग उस कहानी को सुनकर वाह वाह करते। बदले में रहना खाना मुफ्त होता। मैं भी उन्हीं में से एक बन गया था। मगर उस दिन महफिल टूटने के बाद मैं धीरे से जमींदार साहब के पास गया। आप मुझे आज्ञा दीजिएगा। जमींदार बोल पड़े। क्यों, सेवा में कोई त्रुटि हो गई है क्या महाराज, जो आप यहां से जाना चाहते हैं? नहीं, अगर ऐसे ही रहना और खाना होता तो मैं घर में ही रहता। जिस लक्ष्य को लेकर घर से निकला हूं वो यहां कहां पूरा हो रहा है। बस मुफ्त में आपकी सेवाएं ले रहा हूं और ऐश की जिंदगी जी रहा हूं। अगर ऐसी बात है महाराज तो फिर तो मैं आपको नहीं रोक सकूंगा। ठीक है, जिस दिन जाना होगा बता दीजिएगा, मैं सारी व्यवस्था करा दूंगा। मैं अभी उनसे ये बात कर ही रहा था कि अचानक चौंक पड़ा। कमरा झाड़ फानूस की रोशनी से चमचमा रहा था और तभी मैंने जमींदार साहब के पीछे की दीवार पर दो छिपकलियों को दौड़ भाग करते हुए देखा। अचानक ही दोनों जमीन पर गिर पड़ी और ऐसा लगा जैसे आसपास से बहुत सारा अंधेरा उस दीवार पर इकट्ठा हो रहा था। मैं चौंक पड़ा। मैं अभी उधर देख ही रहा था कि राय बहादुर भी चौंक कर उधर देखे। मुझे पता था मैं जो देख रहा हूं उनकी आंखों से वो देख पाना संभव न था। मुझे समझ में आ गया था मुसीबत आने वाली है। मैंने अपने आप को संयत कर कर उनसे कहा, आपको शिकार छोड़े कितना समय हो गया? ज्यादा नहीं तो 5-1 साल तो हो ही गया है। मैंने कहा, आप मेरी अनुपस्थिति में शिकार के लिए कहीं मत जाइएगा। मेरी बातों से जैसे उनके चेहरे पर डर के निशान आ गए। अभी तो शिकार पर नहीं जाता हूं, मगर किसी को मदद की जरूरत पड़ी तो। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं, मुझे कुछ बताएंगे? उनको वैसा कुछ समझाया भी नहीं जा सकता था। इस वजह से मैंने सिर्फ उन्हें थोड़ा सा सावधान करके उनके महल से निकल पड़ा। जमींदार के महल से मेरे कमरे तक जाते हुए रास्ते में एक छोटा सा तालाब पड़ता था। शौकिया तालाब कह सकते हैं, काट कर बनाया गया।
पास ही में एक घाट थी और आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे। माली के द्वारा आसपास के पेड़ पौधों को बहुत सुसज्जित रखा गया था। वहां से गुजरते हुए अचानक मन किया कुछ देर तालाब के घाट पर बैठकर जाऊं। आसमान में अब तक चांदनी की छटा बिखर चुकी थी। ठंड का मौसम था, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। तालाब के किनारे भी कोहरे की मोटी परत छाई हुई थी। वहां बैठना बड़ा अच्छा लग रहा था। पीछे से अचानक गला साफ करने की आवाज आई। मुड़कर देखा तो वही व्यक्ति था जो शाम को राय बहादुर साहब के पास बैठकर शिकार के बारे में बातें कर रहा था। मुझे देखकर बोला, महाराज आज्ञा हो तो पास में बैठो क्या? मुझे ऐसा लगा था जैसे वो रास्ते में मेरे इंतजार में ही खड़ा हुआ था। मैंने कहा, क्यों नहीं बैठिए। वो बड़ा खुश होकर मेरे पास बैठ गया। बोला, गरीब को मयंक अधिकारी कहते हैं। आप जिस कमरे में रहते हैं वहां से 3-4 कमरे दूर मेरा कमरा है। आपकी तो शिकार को लेकर ज्ञान बहुत अच्छा है। वो कह सकते हैं, मगर मैंने अपने हाथ से कभी शिकार नहीं किया। इंसानों की मदद करना ही बस मेरा लक्ष्य है, और मेरी बेटी की वजह से ही सब कुछ है। आपकी बेटी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बेटी शिकारी है? एक तरह से वही समझिए। बहुत रात हो गई है, कमरे में जाइए। राय बहादुर साहब के इस इलाके में शेरों का उत्पात नहीं है, मगर ठंड लगने से बीमारी जकड़ सकती है। इसके बाद आदमी जिस तरह से आया था वैसे ही चुपचाप गायब भी हो गया। तालाब के किनारे बैठे हुए ठंडी ठंडी हवा अच्छी ही लग रही थी, मगर ज़्यादा देर बैठना उचित न समझकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक दूर मशाल की रोशनी दिखी। ग्रामीण इलाकों में मशाल 2 ही कारणों से जलती है। या तो खुशी में उत्सव मनाया जा रहा है, या तो मुसीबत में पड़े हुए लोग। यहाँ पर उत्सव का कोई माहौल नहीं था, मतलब दूसरा ही कारण था। मैं तेज कदमों से मशाल की रोशनी की तरफ चल पड़ा। पहुंचा तो देखा महल के बरामदे में लोग मशाल हाथ में लेकर इकट्ठा हुए थे। देखा नायब महाशय पास में चुपचाप खड़े हैं और इकट्ठा हुए लोग हाथ हिला हिला कर कुछ बातें बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गृह बंधन कर दिया है, इसलिए आस पास घूम रहा हूं मगर अपने कमरे तक नहीं जा पा रहा हूं। खैर जो भी था, धीरे धीरे चलकर उन लोगों के पास पहुंचा। देखा जमींदार महाशय चेहरा काला किए खड़े हैं। मुझे देखते ही तुरंत बोल पड़े, देखिए तो महाराज, इन लोगों का एक कैसा अन्याय भरा प्यार है। इस इलाके के ज्यादातर लोग ही गरीब किसान थे और मछुआरे थे। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति हाथ जोड़े सामने आया। महाराज, पहले गांव के बकरी गायों को ले जाता था तो हम लोग नहीं आए, मगर आज तो अब गांव से एक जिंदा लड़के को उठा कर ले गया। अब हम लोग के लिए सह पाना मुश्किल है महाराज, इसीलिए हाथ जोड़े हम यहाँ आए हैं। राय बहादुर हमारे माँ बाप हैं, इनके पास अगर अपनी विपदा लेकर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। शाम के समय जो मैंने अमंगल की छाया देखी थी वो अब धीरे धीरे घनीभूत होने लगी थी। बात तो न्याय भरी थी। जब जमींदार गांव वालों से लगान लेता है तो उनकी मुसीबत में मदद करना उसी का कर्तव्य है। मैंने लोगों को समझा बुझाकर विदा किया। फिर राय बहादुर को देखकर बोला, आप चिंता मत करिएगा, बंदूक तो आपकी बात सुनती है, प्रजा की मदद करने में कोई विपत्ति नहीं आएगी। वो बिल्कुल घबरा कर बोल पड़े, महाराज आप बात को नहीं समझ रहे। मैंने बहुत से शेर मारे जरूर हैं, मगर शेर के मंत्र के बिना मैं शेर नहीं मार सकता हूं। मैं चौंक सा पड़ा था, पहली बार ऐसा कुछ मैंने सुना था। मैं बोल पड़ा, शेर का मंत्र? राय बहादुर कांपते कांपते
घर का एक बड़ा सा खंभा पकड़कर धीरे से बैठ गए। ये तब की बात है जब मैं उम्र में काफी छोटा था। हमारे पिताजी के देहांत के बाद जमींदारी का काम मेरे सिर पर आ पड़ा। जमींदारी संभालने के साथ साथ मुझे शिकार का शौक था। एक दो बार जंगल में जाकर शिकार करने की कोशिश की, मगर छोटे मोटे शिकारों को करके शेर की दहाड़ से डरकर वापस आ जाता था। शेर मारना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं इस बात के लिए लालायित था और ऐसे ही समय में मयंक अधिकारी मेरे पास आया। बहुत परोपकारी व्यक्ति। मुझसे सीधे बोला, छोटे मालिक, सुना है मैंने आप शेर मारने के लिए लालायित है। मैं शेर का मंत्र जानता हूं, कहिए जंगल में कब घुसेंगे? पहले लगा था वो व्यक्ति पागल सा है, मगर उसकी आंखों की तरफ देखकर मैं चुप हो गया। हालांकि उसके कपड़े और रहन सहन पागलों की तरह का था, मगर उसकी आंखें कुछ खास थी। पागल की आंखें जिस तरह से होती है वैसी आंखें उसकी न थी। अब बोलने से शायद आप विश्वास नहीं करेंगे महाराज, अब मुझे ही पागल कहेंगे, मगर उसकी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लगा था जैसे उसके पास कोई बहुमूल्य वस्तु है और वो ऐसी परिस्थिति में है कि ना तो वो उसे छोड़ पा रहा है और न ही रख पा रहा है। तब मैंने उससे कहा, कल ही चलेंगे और अगर सफलता मिल गई तो उसका आजीवन रहना खाना की जिम्मेदारी मेरी। वो मेरी बात सुनकर जा रहा था कि अचानक मेरे मन में एक बात आई। मैंने उससे कहा, एक बार उस मंत्र को सुन सकता हूँ क्या? वो चौंक कर बोला, अभी तो याद नहीं है, बाद में बताऊंगा। मैं उस पर अविश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सुंदरबन के इस इलाके में रहते हुए मुझे पता था कि यहाँ पर ऐसे बहुत से मंत्र तंत्र चलते हैं और बहुत कुछ ऐसा होता है जो प्राकृतिक नहीं होता है। ये बात तो अंग्रेज के बहुत से अफसर भी मानने लगे थे। मैंने उससे कहा, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को चलेंगे। उसने कहा, ठीक है, हो एक दिन होने से ही हुआ। मैं आश्चर्यचकित हो गया। ये एक ऐसा मंत्र है जो शनिवार, मंगलवार, ऐसी तिथि, कोई खास तिथि देखता नहीं है, बस जब चाहो तब उपयोग किया जा सकता है। मयंक अधिकारी की बातें मान तो ली थी मैंने, मगर मन में कहीं पर खटका लग रहा था कि क्या वो सही कह रहा है या नहीं। पिताजी की 2 और चाचा जी की 1 विंचेस्टर गन थी, तभी मार्केट में आई थी। मैंने उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा कि बंदूकों के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, अतः उस बारे में मुझे न बताएं, अपितु मंत्र के बारे में कुछ बताएं। अचानक ही राय बहादुर बाहर के अंधेरे आंगन को देखकर चुप हो गए। मुझे भी ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई अचानक ही और छिप गया। राय बहादुर ठंडे गले में बोले, महाराज, यहाँ पर बात करना उचित नहीं है, आइए अंदर आइए। हालांकि रात बहुत हो रही थी, मगर अपने कर्ता को इस तरह मुसीबत में अकेला छोड़कर जाना उचित न था, इसलिए मैं उनके साथ साथ महल के अंदर चला गया। यहाँ एक बात बता दूं, कुछ देर पहले अंधकार में उस छुपे हुए व्यक्ति को मैं पहचान चुका था। ये वही अभिज्ञान था जो मुझे तालाब के पास मिला था, मगर मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि जमींदार के बारे में इतनी जानकारी रखने के लिए छुप छुप कर उसकी बातें सुनने का उसे ऐसा क्या कारण मिल गया था। अंततः शिकार की व्यवस्था की गई। जंगल में एक जगह मचान लगाई गई। मैं अपने 2 साथियों के साथ मचान के पास तक पहुंचा। वहां पर अभिज्ञान पहले से उपस्थित था। मुझे देखकर बोला, मचान में चढ़ जाइए और शेर देखने पर ठंडे दिमाग से बस गोली चलाइएगा। पहले शेर को नहीं, दूसरे शेर को। खूब सावधान, नहीं तो बहुत बड़ा सर्वनाश हो जाएगा। मेरे दिमाग में तब और कोई प्रश्न पूछने की स्थिति नहीं थी। सब कुछ आश्चर्यजनक था।
जंगल की ठंडी हवा, अजीब सी खुशबू थी। पेड़ पर मचान काफ़ी अच्छी तरह से बनाया गया था। यहाँ पर पेड़ की डंगालियों में पीठ टिकाकर आराम से बैठा जा सकता था। डंगालियों के पिछले हिस्से को इस तरह से छांट दिया गया था कि शेर वगैरह जैसे कोई जानवर या फिर कोई सरीसृप आदि पेड़ पर चढ़कर हमला न कर सके। अचानक मैं चौंक पड़ा। मेरे नाक में आ रही थी शेर के शरीर की बहुत बुरी गंध, यानी कि शेर आसपास ही कहीं उपस्थित था, मगर उसके साथ साथ एक बहुत भीनी भीनी सुगंध भी आ रही थी जो मुझे बेहद आश्चर्यचकित कर रही थी। वो खुशबू बोलकर मैं आपको नहीं बता सकता। अचानक ही हम सब चौंक उठे थे। चांद की सफेद रोशनी में हमने देखा एक लड़की वहां से दौड़कर एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चल गई। पूर्णतः निर्वस्त्र वो लड़की चांद की रोशनी में मोम की गुड़िया की तरह लग रही थी। अचानक ही लोमड़ियों का दल चीख उठा। आसपास के पेड़ों में बंदर उछल कूद मचाने लगे। अचानक ही मेरे पास बैठा विज्ञान मेरे कानों में बोला, जमींदार, आप बिल्कुल सावधान, अब सावधान होकर बैठ जाइए, अब आपके सामने जरूर आएगा वो बाघ। अचानक मैंने देखा पास ही के पेड़ों से एक बाघ उस खाली स्थान में धीरे धीरे चलता हुआ प्रवेश किया। बहुत ही आश्चर्य ढंग से वो चल रहा था, बहुत सा घर की पालतू बिल्ली की तरह। एक बार नजरें उठाकर चारों ओर का वातावरण उसने महसूस किया, जिसे देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। उस बाग में आक्रमण करने जैसी कोई प्रवृत्ति नहीं दिखी। पेड़ के पास की खाली जगह में वो धीरे धीरे घूमते हुए एक अजीब सी तरह की आवाज करने लगा। अभिज्ञान बार बार अपने हाथों के मुट्ठी को खोल बंद कर रहा था, जैसे किसी प्रक्रिया का परिणाम देखने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित हो। और तभी पास के पेड़ों पे एक और हुंकार सुनाई दी, बाघ की हुंकार। और थोड़ा सा होने पर मेरे हाथों से बंदूक छिटक कर गिरने ही वाली थी। वीरान सुनसान जंगल में रात्रि के समय जिसने शेर की दहाड़ न सुनी हो वो उस डर को नहीं समझ पाएगा महाराज। मेरे साथियों के बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो होश में हैं या बेहोश हैं, क्योंकि मेरी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। जिधर से पहला शेर आया था उसके ठीक उल्टी तरफ की झाड़ियों से एक दूसरा शेर निकलकर सामने आया। पहला शेर अपनी जगह पे गोल गोल चक्कर लगाने लगा। दूसरा शेर अचानक तेजी से आकर उसके शरीर पर अपने दांत गड़ाने लगा। अचानक ही मेरी नज़र पड़ी अभिज्ञान की तरफ। वो उसकी आंखें जैसे आग की तरह जल रही थी। अत्यंत उत्तेजना के साथ वो उठकर खड़ा था और बिना आवाज़ के अपने हाथों से ताली बजा रहा था। बताओ महाराज, मेरा गला पूरी तरह से सूख गया था। ऐसे स्वभाव का इंसान आज तक मैंने नहीं देखा था। सामने के उन दोनों शेरों से वो मेरे लिए ज़्यादा डरावने वस्तु बनकर खड़ा हो रहा था। तभी शेरों की आवाज़ से मेरा वो भाव कट गया। दोनों शेर शारीरिक समागम में मत्त हो रहे थे। मतलब इनमें से एक शेरनी थी और एक शेर, जो काम क्रीड़ा में रत हुए चले जा रहे थे। और ऐसे ही समय में अभिज्ञान ने मुझे गोली चलाने के लिए इशारा किया। उसका चेहरा हंसी से भरा हुआ था। हंसते हंसते वो बोला, ओ दूसरा शेर, एकदम सावधानी से गोली चलाइए। मुझे जैसे अपना कोई होश नहीं था, बस एक यंत्रवत संगमरत पुरुष शेर के सिर के ठीक ऊपर मैंने गोली चलाई। गोली उसके सिर को भेद कर अंदर चली गई। दूर छिटक कर गिर गई उसकी लाश। थोड़ा सा भी हिली डुली नहीं उसकी लाश एक गोली खाने के बाद। अचानक वो शेरनी उसके पास गई, फिर शेर के दोनों पाँवों के पास अपना मुंह ले जाकर उसके मांस का बहुत बड़ा हिस्सा उसने काट लिया।
एक बार उसने सर उठाकर हम लोगों की तरफ देखा। उसकी उस भयानक आंखों को देखकर मेरे मुंह से एक चीख निकल आई। हैंक अभी भी हंस रहा था। जब अभिज्ञान की हंसी रुकी तो मेरी नजरें फिर उस शेर की लाश की तरफ गई। वहां पर सिर्फ वही था, शेरनी का आसपास कहीं भी अता पता नहीं था। 10-1 मिनट इंतजार करने के पश्चात हम सभी पेड़ से नीचे उतरे और शेर की लाश के पास गए। मैंने टार्च की रोशनी में देखा, गोली से उसके सिर पर खून बह रहा था। बहुत बड़ा शेर था वो। उसके शरीर का निरीक्षण करते करते अचानक पैरों के पास जब टॉर्च की रोशनी पहुंची तो वहां से भी खून बह रहा था, मगर गोली तो मैंने एक ही मारी थी। यही सोचकर जब उसकी टांगे उठाकर गौर से देखा तो मैं जैसे चौंक सा पड़ा। उसके लिंग के स्थान पर बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा काट कर निकाल लिया गया था। इसे देखकर मैं जैसे चौंक सा पड़ा था। घाव इतना भयानक था कि मैं अपने आप को संभाल न सका और मुझे उल्टी सी आ गई। अभिज्ञान बोल पड़ा, अरे अरे खुद को संभालिए, बहुत बड़ी सफलता पाई है आपने। अब तक एक मन से राय बहादुर की बातें सुन रहा था। मैंने अपने जीवन में बहुत सी घटनाएं सुनी, देखी, डरा भी। मातू पगली के समय तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मगर वो डर उग्र डर था, जैसे आया वैसे चला गया। मगर राय बहादुर की बातों को सुनकर डर जैसे मेरे दिलो दिमाग में पत्थर की तरह जमता जा रहा था। मैंने पूछा, ये तो पहला शिकार हुआ, इसके बाद? जमींदार सर झुकाए कुछ देर तक बैठे रहे। उसके बाद जब उन्होंने सर उठाया तो उनकी आंखों से आंसू झर रहे थे। फिर बोले, आप मुझसे सहमत होंगे कि नहीं पता नहीं, मगर सबसे बड़ा जो लालच होता है ना, वो होता है प्रसिद्धि का लालच, नाम का लालच। और उसी लालच में मैं अंधा हो गया था और उस लालच में मैं खुद को रोक नहीं पाया था, जब तक कि राय बहादुर थोड़ी और देर तक चुप रहे। उनके सीने से जैसे आंसुओं का उबाल आ जाना चाहता था। मैं ये समझ रहा था। खुद को वो बहुत संभाल कर रखने की कोशिश कर रहे थे, मगर रोना उबल कर आ रहा था। मैंने उसके कंधे में हाथ रखते हुए कहा, अब बोलिए, आप सब कुछ खुलकर बोलिए, नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगा। राय बहादुर ने खुद को संभाला। जी, इसी बीच मेरी शादी हुई। वो यहाँ के पास ही के जमींदार की इकलौती बेटी थी, बेहद सुंदर। आपने उन्हें देखा नहीं। उसके मेरे जीवन में आने से मेरा जीवन जैसे बहार से भर गया था। और इसके बाद का करीब 1 साल अत्यंत सुखमय बीता। मगर 1 साल बीतने के साथ साथ मुझे समझ में आया कि मेरी किस्मत में संतान योग नहीं है। और जैसा कि गांव में होता है, इसका कारण जाकर पड़ा उसी के सिर पर। लोग उसे बांझ कहने लगे, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि इसके लिए वो दोषी नहीं है। और एक दिन कुछ सोचकर मैं शहर चला गया। वहाँ के एक बड़े डॉक्टर से मिला और अपना कुछ टेस्ट करवाया। टेस्ट रिपोर्ट देखकर मैं कांप उठा। मैं पिता बनने के लायक नहीं था, मगर ये बात मान पाना मेरे लिए असंभव था। इसके बाद 2-3 बड़े डॉक्टरों से मिला, मगर सबने यही कहा। मैं जैसे टूट सा गया था। मन कर रहा था आत्महत्या कर लूं, मगर महाराज, आत्महत्या करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत बहुत हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए। मैं घर लौट आया और एक भोर में डूबा हुआ है अभिज्ञान के कमरे की तरफ चल पड़ा। आप जिस कमरे में, वहां से 3 कमरे बाद ही अभिज्ञान का कमरा था। जाकर
दरवाजे पे दस्तक दी तो दरवाजा एक लड़की ने खोला। अप्रतिम सुंदर मोम की गुड़िया जैसी लड़की, आंखें नीली, शरीर ऐसा रंग जैसा अंग्रेज लड़कियों का ही होता है। हमारे देश में ऐसी किसी लड़की का होना संभव नहीं है। मुझे देखकर कुछ देर वो चौंकी और फिर घूंघट ढककर कमरे के अंदर की तरफ चली गई। कमरे का दरवाजा खुला था, मगर पता नहीं क्या सोचकर मैं अंदर नहीं गया और वापस लौटने लगा। लौटते लौटते रास्ते में ही अभिज्ञान से मेरी मुलाकात हो गई। मैं उसे देखकर गुस्सा कर बोला, तो मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो और मेरी अनुमति के बिना कमरे में लड़की रखी हुई है। वो बोल पड़ा, तो आपने उसे देख लिया? हाँ, देख लिया। इस तरह से लड़की रखने का मतलब क्या है? वो बोला, मगर इससे आपको नुकसान क्या है? आपने ध्यान से देखा, उसी लड़की की वजह से तो आपके शिकार की शुरुआत हुई है और उसी की वजह से तो मुझे आपके आश्रय मिला है। जो माया बागिनी आपके लिए शेर बुलाकर लाती है, वो वही लड़की है। मैं और सहन नहीं कर सका। वही एक पेड़ से टिककर जमीन पर बैठ गया। मेरा सिर जैसे घूम रहा था। मेरी नजरों के सामने असंख्य शेरों के मरे हुए मुंह घूमने लगे। भी उन सभी हतभागे जानवरों के उनसे भरे हुए चेहरे। और आपको तो इस बात पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए है? थोड़े से खाने कपड़े के बदले में मैंने आपको अपार प्रसिद्धि दिलाई है और उस लड़की के खाने के लिए तो आपको अपने खजाने से कुछ भी नहीं देना पड़ता है। वो तो अपने खाने का इंतजाम खुद करती है। थोड़ा सा ही तो खाना है उसका। किसी भी पुरुष शेर के लिंग का थोड़ा सा मांस, और क्या। वो हंसते हंसते जिस तरह से मुझे बोल रहा था, मैं चौंकते जा रहा था। और वैसे भी हर सुख पक्ष में उसे खाने को जरूरत पड़ती है, बाकी समय बेचारी को कुछ नहीं चाहिए होता है। आपका भी काम हो जाता है, मेरा भी। और बस एक शेर है बहादुर, और एक उसके बाद उसे असीमित क्षमता मिल जाएगी, असीमित ताकत उसे मिलेगी। वो ताकत क्या होगी मुझे भी नहीं पता। फिर मुझे आपके खाने कपड़े की भी जरूरत नहीं रहेगी। और बस एक शेर, बस 30वां शेर के मरने का इंतजार है। तैयार रहिएगा, पूर्णिमा बस आने ही वाली है। प्रणाम राय बहादुर। कहकर वो मेरे सामने से चला गया। मैं अब समझ चुका था कि किस पाप की वजह से मैं पिता बनने के सुख से वंचित हो गया हूँ। मन ही मन सोच लिया था, चाहे जो भी हो, उस पिशाच बाघिनी को मुक्त करना ही होगा। इंतजार करने लगा अगली पूर्णमासी का। यहाँ जंगल में एक समय बहुत बड़ा राजप्रसाद हुआ करता था। अभी खंडहर है। एक समय वहां पर दस्यु दल अकबर की सेना से बचने के लिए पनाह लेते थे। फिर धीरे धीरे वो लोग या तो किसान हो गए या फिर समर्पण कर दिया। अभिज्ञान की योजना अनुसार हम लोग उसी खंडहर में जाकर छुपने वाले थे। अब की बार अपने साथ मैंने साथियों को नहीं लिया। जो कुछ मैं करना जा रहा था उसमें बहुत खतरा था। मैं किसी को भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। अब मैं था, अभिज्ञान था और वो पिशाचिनी थी। अभिज्ञान और लड़की कभी भी मेरे साथ नहीं जाती थी। वो पहले ही जाकर उस जगह पर सारी तैयारियां कर लेते थे। मैं जाकर बस शेरों की मौत बुलाता था। जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो चांद आकाश में चमक रहा था। घर के पास पहुंचते पहुंचते मेरे दिल की धड़कन जैसे रुकने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ आसपास के किसी पेड़ या झुंझाट के पीछे छुपी हुई मेरी तरफ नजरें गड़ाए खड़ी होगी वो आधी शेरनी आधी इंसान पिशाचिनी। ना हो सके पैर दबा दबा कर चल रहा था ताकि मेरे पैरों का आवाज ना हो।
खंडहर के पास पहुंचते ही एक दीवार के कोने से निकल आया विज्ञान। हाथ के इशारे से मुझे बुला लिया। उसके पीछे पीछे मैं भी एक दीवार के किनारे से चल पड़ा। खंडहर का एक हिस्सा ऊंचा दीवार था। उसके सामने की दीवार टूट गई थी और उसके ठीक सामने खुला आंगन था। मेरे वहां खड़े होने के कुछ देर बाद ही वो माया बाघिनी चांद की रोशनी को अपने शरीर में लपेटे हुए वहां सामने आकर खड़ी हुई। एक बार आसमान की तरफ देखकर एक अजीब सी आवाज निकाली उसने। ये प्रणय निवेदन था। शेर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रही थी वो। अभिज्ञान मेरे दूसरी तरफ खड़ा था। अंधेरे में मैं क्या कर रहा हूं ये उसकी समझना संभव नहीं था। मैंने बहुत धीरे धीरे अपनी बंदूक उठाई। मेरे हाथ कांप रहे थे। अभिज्ञान की पागलाहट भरी हंसी मुझे सुनाई दे रही थी। इस बार की सफलता पर खुश होकर वो बेहद जोर जोर से हंस रहा था। उस पिशाच शेरनी के दिल की तरफ निशाना लेकर मैंने बंदूक चला दी। आसमान से जैसे बिजली गिरने से आवाज आई और आर्तनाद करती हुई वो शेरनी जमीन पर लौट गई। अचानक ही अभिज्ञान तेजी से उस ओर दौड़ पड़ा। मैं उसे रोक न सका। बाहर चांद की रोशनी में मैं देख रहा था शेरनी निस्तेज होकर पड़ी हुई थी और अभिज्ञान उसके शरीर पर सिर रखकर फूट फूट कर रो रहा था और उसे हिला हिला कर उसे जीवित करने की कोशिश कर रहा था। एक बार वो मेरी तरफ देख रहा था और अश्लील भाषा में मुझे अभिशाप दे रहा था और दूसरी बार शेरनी को हिला हिला कर जगाने की कोशिश कर रहा था। और तभी अचानक वो शेरनी उठ खड़ी हुई और अभिज्ञान की गर्दन में ही अपने दांत गड़ा दिए। या तो पूर्णतः वो मरी नहीं थी या फिर उसने पुनर्जन्म प्राप्त किया था। जोरदार जबड़ों में उसने अभिज्ञान की गर्दन जकड़ ली। कुछ ही पलों में अभिज्ञान का शरीर निस्तेज हो गया। मैंने एक बार फिर से निशाना साध कर गोली दाग दी। शेरनी दूर छिटक गई और दोबारा नहीं उठी। राय बहादुर हाँफ से रहे थे। एक गिलास पानी पीकर अपनी आराम कुर्सी में उन्होंने अपने शरीर को निढाल कर दिया। बहुत देर से एक प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने राय बहादुर को बात कही दी। अच्छा राय बहादुर जी, अभिज्ञान क्या प्रौढ़ आयु का कोई व्यक्ति है? अच्छा लंबा चौड़ा सफेद कुर्ता धोती पहनता है? राय बहादुर आराम कुर्सी से उछल कर खड़े हो गए और मेरे दोनों पांव में लिपट कर बोल पड़े, आप अंतर्यामी महाराज, आप अंतर्यामी हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैंने अभिज्ञान की आत्मा को देखा है और पहचाना है, ये बात स्पष्ट करके मैंने उन्हें नहीं बताई। मैंने उन्हें संभालते हुए कहा, आप इन तक डर क्यों रहे? अरे अभिज्ञान जैसा भी हो, उसकी वजह से आपकी बंदूक पकड़ने की आदत तो हो ही गई है। नहीं महाराज, मुझे ऐसा लग रहा ये शेर कोई साधारण शेर नहीं है। मगर आपको ऐसा लग क्यों रहा है? महाराज, अभिज्ञान और उस शेरनी की लाश कहाँ गायब हो गई ये आज तक पता नहीं चल पाया था। उनकी बातें सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो सिगरेट के कुछ कश लेने के बाद तारानाथ बोले, नियति का कैसा खेल देखो। आज जीवन में कितनी ही क्षमताएं प्राप्त की है। विशु ठाकुर जैसे महान व्यक्ति का सानिध्य और मदद प्राप्त किया है, मगर उस समय शरीर बंधन और गृह बंधन और उससे थोड़ी बड़ी शक्तियों के अलावा मेरे पास कोई शक्ति न थी। मगर उसी समय अपने जीवन के सबसे बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा था मैं। मगर यही शायद नेते का खेल है कि अच्छा तैरना जानने वाले लोग छोटे से तालाब में डूब जाते हैं और जिसे तैरना नहीं आता है वो मुसीबत में पड़कर बड़े बड़े समुद्र पार कर जाता है। और आप लोग जो श्रोता हैं वो अगर हर बार देखते कि तारानाथ आया, अपनी शक्तियों से
पिशाचों, भूतों और अपशक्तियों को नष्ट कर दिया और कहानी खत्म हो गई, तो फिर किसी हिंदी पिक्चर की तरह ही हो जाती। तब फिर मेरी कहानियां सुनने आप लोग थोड़ी आते, आप लोग जाकर हिंदी पिक्चर ही देख लेते। हर एक घटना के पीछे एक कारण होता है, होना भी चाहिए। मैं बीच में ही बोल पड़ा, फिर क्या हुआ? तारानाथ गंभीर होकर बोले, उम्र बढ़ने से असहिष्णुता बढ़ती है। हाँ, और तुम लोगों की उम्र के लोगों को तो जरा सा भी सब्र नहीं। हम लोग चुप हो गए। फिर कोई खास नहीं, तब तो तंत्र का ज्यादा कुछ जानता नहीं था, मगर लोमड़ी और बिल्ली की तुलना अगर की जाए तो उस समय मुझे बिल्ली की तरह कहा जा सकता था। जानता था शरीर बंधन और गृह बंधन। प्रथम में राय बहादुर के महल का गृह बंधन किया और फिर जिस गांव से शेर लड़के को उठा कर ले गया था उस गांव में गए। पूरा गांव सवेरे के समय भी आतंक के साए में डूबा था। गांव का नाम मनोहरपुरी और वहां से मुख्य सुंदरवन ज्यादा दूर नहीं था। मुखिया जैसे लगने वाले जिस व्यक्ति को उस रात राय बहादुर के महल में देखा था वो हमें देखकर दौड़कर हमारे पास आया। राय बहादुर की तरफ देखकर वो बोला, मालिक, कल पूरी रात शेर की आवाज सुनी है जंगल से। चारों तरफ से मशाल जली हुई थी करके गांव में नहीं आया, मगर हम गरीब लोग कितनी रात तक मशाल का खर्च उठा पाएंगे। इस रात मशाल न जली उस रात गांव में क्या होगा पता नहीं। मेरे दिमाग में एक प्रश्न आने पर मैंने उससे पूछा, अच्छा, जिस लड़के को शेर ले गया था क्या उसकी लाश मिली? वो तो अगली सुबह ही मिल गई थी। ज्यादा दूर नहीं ले गया था शेर उसे, और पूरी तरह से लाश भी नहीं खाई। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि क्या कि उसका बस ये, मतलब उसके लिंग वाले हिस्से को बस उसने खाया था। पूरी कहानी में मैं इतनी बार चौंका था कि अब चौंकने की क्षमता मेरी खत्म हो गई थी। मुझे समझ में आ गया था जो करना है बहुत जल्दी ही करना होगा। शुक्ल पक्ष चल रहा है, जो करना है आज की रात ही करना होगा। मैंने उनसे पूछा, आपके गांव में जनेऊ हुआ है ऐसा कोई ब्राह्मण युवक है क्या? आदमी सिर हिलाकर कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद एक युवक को लेकर आया। अच्छा, हट्टे कट्टे शरीर का युवक, धोती और बनियाइन पहने हुए, कंधे से मोटा जनेऊ झांक रहा था। नाम निशानाथ। मैंने उससे कहा, निशानाथ, मन देके सुनो, अक्षर अक्षर सा पालन करना है। अगर डर रहे हो तो पहले से बता दे, बाद में मन भटकने से मृत्यु अवश्य हो जाएगी। लड़का राजी हो गया, लगा बहुत उत्साह से भरा है वो। उसे लेकर गांव के एक कोने में गया, एक लोटा पानी अपने पास रखा। साधु के दिए हुए ग्राम बंधन के मंत्र से ग्राम बंधन कर रहा था मैं। निशानाथ से कहा, अपने पैर के अंगूठे में पानी डालो और गीली मिट्टी से रेखा खींचते हुए पूरे गांव का गांव बंधन करो। जहां पर लगेगा मिट्टी सूख गई है मुझे बता देना, मैं पानी डाल दूंगा। इसके बाद उसका हाथ पकड़कर मैंने धीरे धीरे पूरा ग्राम बंधन किया। यह प्रक्रिया मैं करता तो नहीं होता, गांव के किसी निवासी को ही करना था, तभी मुझे उसकी सहायता लेनी पड़ी। ग्राम बंधन करते करते शाम ढलने आ गई थी। सब कुछ संपन्न होने पर गांव के बाहर एक खुले स्थान में निशानाथ को लेकर गया और एक बड़ा सा गोला बनाया। ये तरफ ही जंगल की तरफ का हिस्सा था। निशानाथ से मैंने कहा, डर लग रहा है तो अभी भी गोले से बाहर निकल आओ, बाद में फिर कुछ नहीं होगा। निशानाथ ने कहा, आपको पास में पाकर मुझे बहुत हिम्मत हो रही। डर लग रहा है मगर मैं ये काम अवश्य करूंगा। मन थोड़ा सा शांत हो उठा था। दूसरे का लड़का है, अगर कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगा। धीरे धीरे आसमान में चांद निकल आया। निशानाथ गोले के अंदर बैठा एक मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था। हम सभी
गांव के बंधन के अंदर सांस रोके इंतजार कर रहे थे। राय बहादुर बंदूक लाना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था उससे कुछ काम होने वाला नहीं है। चांद धीरे धीरे बीच आसमान में आ गया। चारों तरफ झिंगुरों की आवाज थी। गोले के अंदर निशानात को ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर की मूर्ति बैठी हुई है। जंगल की तरफ से एक उल्लू बोल पड़ा। गांव के अंदर कुत्ते रोने लगे। उसके बाद ही अचानक चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। ऐसा लगा एक लम्हे में जैसे पूरी प्रकृति सो गई है। अचानक एक तेज गर्जन से पूरा गांव गूंज उठा। एक पतली कुहासे की चादर हमारे आंखों के सामने छा गई। उसमें चांद की रोशनी भी जैसे खो सी गई थी। जंगल की तरफ से एक शेर की शेरनी आकर खुली जगह पर आकर खड़े हुई। राय बहादुर मेरे कानों पर बोल पड़े, यही वो है, यही वो है। निशानात को लक्ष्य करके वो भयानक मूर्ति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। क्या भयानक स्वरूप था उसका। दो बड़े बड़े दांतों के बीच से जीभ निकल आई थी। आंख ऐसे लग रही थी जैसे दो आंख के गोले। अचानक हम सब ने देखा जंगल के पीछे से एक आदमी बाहर निकल आया। सफेद धोती और कुर्ता पहने, अच्छा खासा लंबा। मेरे अलावा गांव का कोई और उसे नहीं देख पा रहा है, ये मैं समझ चुका था। अविज्ञान की आत्मा पिशाचिनी बाघिनी को लेकर आ गया था गांव की तरफ अपनी बदले की आग को पूरा करने के लिए। शेरनी अब निशानात के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। मेरे आसपास लोगों के निश्वास के शब्दों से गूंज रहे थे। सबकी सांसें तेज चल रही थी। मेरी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मगर मुझे इतना पता था कि अगर शेरनी आज बाधित हो गई तो उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। उसे लौट जाना होगा प्रेत लोक के गहरे अंधकार में। अपने पिछले दो पैरों पर वजन देकर आगे के पैरों को हवा में लहराकर कूद पड़ी वो पिशाचनी निशानात के ऊपर। मगर निशानात में कोई भी हरकत नहीं थी। भयानक मौत हवा को चीरते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी, मगर उसके बाद भी वो अचल था, स्थिर था। निशानात से टकराने से पहले ही वो शेरनी जैसे किसी और चीज से टकराई और दूर छिटक गई। वो फिर उठकर आई, अपने तेज नाखूनों से फाड़ डालना चाह रही थी वो उस अदृश्य बाधा को। उसका शरीर तब आग की तरह चलने लगा था। उस तरफ देखा नहीं जा सकता था, इतना तेज उसके शरीर से निकल रहा था। मैं आश्चर्यचकित था। निशानात इस तरह से अचंचल बना कैसे बैठा हुआ था। बार बार बाधा पाने की वजह से शेरनी का तेज धीरे धीरे कम होने लगा और एक समय जमीन पर गिर गई। वो उसका शरीर टुकड़ों टुकड़ों में बंटने लगा और एक समय उसका शरीर विलीन हो गया शून्य में। इसे मिलाकर दूसरी मौत थी उसकी। पहली बार शिकार में बाधा पाकर राय बहादुर के हाथों से उसकी मृत्यु हुई और दूसरी बार फिर से शिकार में बाधा पाकर उसकी प्रेत आत्मा का भी नाश हो गया। जंगल में खड़ी अविज्ञान का शरीर भी मृग मरीचिका में लहराते पानी के वाष्प के सदृश हिलता हिलता गायब हो गया। किशोरी बोल पड़ा, अच्छा महाराज, मेरे मन में यह प्रश्न आ रहा है कि इतने सालों बाद बाघिनी की प्रेतात्मा जागी कैसे? अच्छा, तनख्वाह कितनी मिलती है तुम्हें? इससे इसका क्या संपर्क? अरे बोलो ना, बता रहा हूं जी। 12,000 रुपए। अच्छा, जब तुम नौकरी में लगे थे तब इतने रुपए मिलते थे? ऐसा हो सकता है क्या? धीरे धीरे इंक्रीमेंट हुई है। ठीक। प्रत्येक क्रिया, चाहे जीवित हो या प्रेत लोक की, एक
प्रक्रिया में विभाजित होती है, कुछ भी अचानक नहीं होता है। शायद उतने दिनों बाद ही प्रेतनी के जागने का अनुकूल समय आया था। मगर कितना आश्चर्य ना, आपके रहते ही हुआ। ये तो तुम मुझे मुख्य मान रहे इस वजह से है। मेरे रहते घटना घटी, इसको न मानकर जरा इसका उल्टा मान के देखो कि घटना घटते समय ही मैं वहां पे रहा। देखना, विश्वास करने में उतनी मुश्किल नहीं होगी। मगर गांव के उस लड़के, क्या नाम था उसका, निशानाथ, उसमें इतनी अचंचलता कैसे आ गई? जिस दृश्य को देखकर आपकी आत्मा भी शरीर छोड़कर निकलने को तैयार हो गई थी, उस भयानक दृश्य के सामने वो इतना अचल बना कैसे बैठा रह सका? उसने वो दृश्य देखा ही नहीं तो डरेगा कैसे? देखा नहीं मतलब? देखा नहीं मतलब? हाँ, देखा ही नहीं। निशानाथ जन्म से अंधा था। मैंने तुम्हें बताया था, गांव के चारों ओर रेखा खींचते समय मैं उसका हाथ पकड़कर चल रहा था। किशोरी कुछ बोलने जाकर भी चुप हो गया। मैं भी चुप ही रहा। सब कुछ विश्वास पर निर्भर करता है, विश्वास। तुम पत्थर में ईश्वर देख सकते हो या ईश्वर को पत्थर देख सकते हो। और हम लोगों की समझ अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि इस प्रकृति के सिद्धांतों को समझ सकें। प्रकृति जैसी सुंदर है वैसी रहस्यमयी है। मेरे मन की इच्छा तो यही है कि अंतिम बार आंखें बंद करने से पहले प्रकृति के इन महान रहस्यों में से ज्यादा को समझने की क्षमता ईश्वर मुझे दे 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 दे